जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम मध्यकालीन इतिहास में चल रहे हैं। तो मध्यकालीन इतिहास से में हम मोहम्मद गोरी को देखेंगे। यह है मोहम्मद गजनवी के बाद आने वाला इन्वेडर है। तो इसमें देखिए 12वीं शताब्दी के मध्य में उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान के क्षेत्र पर गोरी वंश यानी संसबनी का उदय हुआ। आरंभ में गजनी पर शासन इसने किया था। तो संसबनी को कहा जाता है कि गोरी वंश का प्रथम शासक है जो उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान पर शासन किया था और बाद में यह गजनी क्षेत्र में अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र में शासन करने लगा। तो यह यदि आपको पूछा जाएगा तो गोरी किस वंश का था तो वह या तो गोड़ वंश रहता है या फिर संसबनी वंश का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1173 ईस्वी में गोरी गजनी का शासक बना और 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया और भारत पर मुल्तान के क्षेत्र में जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है मुल्तान के क्षेत्र पर गोरी का पहला आक्रमण हुआ था। और कहा जाता है कि मुल्तान पर करमाथी वंश का शासन था। करमाथी एक मुस्लिम जाति ही थी, उसी का शासन मुल्तान पर था। और 1178 ईस्वी में गोरी का दूसरा आक्रमण होता है और यह आक्रमण आप देखिए पाटन यानी गुजरात पर होता है और जहां भीम द्वितीय ने गोरी को बुरी तरीके से पराजित किया। यदि देखी जाए तो भारत में गोरी का यह प्रथम पराजय है। समय पंजाब पर गजनी वंश का शासन था, यानी अफगानिस्तान के शासक ही पंजाब पर शासन कर रहे थे और वहां का शासक खुसरव था जिसे छल पूर्वक गोरी ने बंदी बना लिया और देखा जाए तो गजनी वंश को समाप्त कर दिया और इस क्षेत्र पर यानी पंजाब से लगे हुए पूरे अफगानिस्तान क्षेत्र पर गोरी का शासन स्थापित हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। गजनी वंश 1186 में समाप्त हो गया। अब बाद तराइन का प्रथम युद्ध देखा जाएगा जो 1191 में हुआ है और तराइन का द्वितीय युद्ध जो एक निर्णायक युद्ध रहा है जिसमें गोरी की विजय हुई है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। अब मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध को देखा जाए जिसमें से एक है 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध यह पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी द्वारा लड़ा गया युद्ध था जिसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरीके से पराजित होते हैं और पृथ्वीराज तृतीय की जीत होती है। और इसी युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति स्कंद था, ये ध्यान में रखिएगा। अब अगला जो युद्ध होता है जो कि एक निर्णायक युद्ध है दिल्ली सल्तनत की स्थापना के लिए जो है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है और यह भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा जाता है और जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की पराजय होती है और मोहम्मद गोरी इस प्रकार उत्तर भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लेता है। अब देखिए एक और प्रमुख शासक थे कन्नौज के जयचंद और चंदावड़ में इनका चंदावड़ का युद्ध होता है 1194 में जो गोरी और जयचंद के बीच होता है। कहा जाता है कि जयचंद इस युद्ध में पराजित हो गया था और संभवतः युद्ध क्षेत्र में ही मार दिया गया था उसको। पर गोरी के यदि गुलाम सेनापतियों को देखा जाए तो उसमें से प्रमुख रूप से 3 सेनापति का नाम आता है जिसमें गजनी से लेकर दिल्ली तक के शासन का प्रबंध वो करते थे। जिसमें देखा जाए तो ताजुद्दीन एलदौज, नासरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो जिसमें नासरुद्दीन ने अगर एलदौज की बात की जाए तो उसे पंजाब का भार दिया गया था और जहां तक कुतुबुद्दीन ऐबक की बात थी तो वह दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को देखता था और उसी के अधीन इल्तुतमिश से भी अपना कार्य करता था। मतलब वो मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था लेकिन वह इल्तुतमिश से जो आगे चल के दिल्ली सल्तनत का शासक बना वह कुतुबुद्दीन ऐबक के ही अधीन रह के कार्य करता था। इस प्रकार देखा जाए तो उसके एक अन्य गुलाम बख्तियार खिलजी भी मोहम्मद गोरी के ही गुलाम थे और यह बिहार और बंगाल को उस समय विजित कर लिया था। तो इस तरह देखा जाए तो विजित प्रदेशों के शासन का भार वह अपने गुलाम को छोड़कर भारत से बाहर यानी गजनी की ओर वापस लौट जाता है। लेकिन कहा जाता है कि 15 मार्च 1206 में उसकी हत्या पंजाब की खोखर जनजाति के द्वारा देखिए पंजाब के सिहावा क्षेत्र में कर दी जाती है जिसका जो है उल्लेख फरिश्ता की पुस्तक तारीख फरिश्ता में किया गया है। तो तारीख फरिश्ता के अनुसार इसकी हत्या
पंजाब के सिहावा में खोखर जनजाति के द्वारा कर दी जाती है। तो ये तथ्य ध्यान में रखिएगा। और मोहम्मद गोरी के सिक्के पर यदि देखा जाए तो एक तरफ कुरान के आयत मतलब कलमा छपे हुए थे, जबकि दूसरी ओर लक्ष्मी देवी का अंकन था उसके सिक्के पर। तो इसको लक्ष्मी प्रकार की मुद्रा भी कहते हैं, मोहम्मद गोरी द्वारा जारी की गई थी उस क्षेत्र में। दिल्ली के सल्तनत काल को देखा जाए, दिल्ली सल्तनत कही या सल्तनत काल, तो इसका कालखंड देखा जाए तो 1206 से 1526 है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और 1506 में देखा जाए तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हार जाते हैं बाबर से और यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना होती है। तो 1206 से 1526 तक का काल सल्तनत काल इतिहास में कहलाता है। तो आइए यहाँ देखिए, यहाँ विभिन्न वंशों ने सल्तनत काल में शासन किया था, जिसमें आप गुलाम वंश को देख सकते हैं, खिलजी वंश को देख सकते हैं, तुगलक वंश को देख सकते हैं। तो फिर आगे हम देखेंगे इसको। तो गुलाम वंश से जो प्रारंभ होता है 1206 से लेकर 1290 तक का काल, जिसमें विभिन्न शासकों ने शासन किया था, तो यह इस कालखंड को गुलाम वंश के रूप में जानते हैं हम। लेकिन गुलाम वंश कहना बहुत से इतिहासकारों को लगता है यह ठीक नहीं है, जिसके कारण एक शब्द दिया गया है हबीबुल्लाह नामक इतिहासकार द्वारा, मामलुक वंश। तो मामलुक वंश का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान को मामलुक कहा जाता है। तो इस वंश को मामलुक कहा जाना चाहिए। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और 1208 तक इसे इस्लामिक जगत से गुलाम से मुक्ति मिल जाती है, तो यह स्वतंत्र शासक हो जाता है। इसी प्रकार इल्तुतमिश भी स्वतंत्र शासक हो जाता है। यद्यपि इससे पहले ये गोरी के गुलाम थे, लेकिन बाद में स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। तो इतिहासकार कहते हैं कि इसको मामलुक वंश कहा जाए। तो आगे बढ़िए। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना या मामलुक वंश की स्थापना की जाती है। अब देखिए, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है और इन्हें सैनिक सेवा के लिए पहले खरीदा जाता था। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 में लाहौर में करवाया था। ये 3 प्रमुख गुलाम थे, जिसमें आप देख सकते हैं ताजुद्दीन एलदौज, नासुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। और बिहार और बंगाल के क्षेत्र पर बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण हो रहा था, उसमें भी वो गुलाम ही था मोहम्मद गोरी का। और इल्तुतमिश भी जो आगे चल के दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, वह भी मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था, लेकिन ऐबक के संरक्षण में वो था। तो यहां ध्यान में रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी अपने नाम के पहले सुल्तान का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि यह सिपा सालार या मलिक की ही उपाधि ग्रहण किया था। सिपा सालार या मतलब सेनापति। यह गोरी के समय अमीर आखुर के पद पर आसीन था। आखुर का मतलब होता है अश्वबल का प्रमुख को अमीर आखुर कहा जाता है, और जो कि एक सल्तनत काल में एक प्रमुख पद होता था। ये ध्यान में रखना है। और दिन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के स्मरण में रखी थी। और इसको जानते हैं जैसा कि शमसी मीनार पहले कहा जाता था, मतलब सैक्रेड मीनार, पवित्र मीनार। और बाद में इसका नामकरण कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी के नाम पर कर दिया। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, एवं अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद का भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। और जैसा कि जानते हैं 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वह अजमेर क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा बीसल देव का संस्कृत महाविद्यालय था, उसी पर आक्रमण करके उसको मस्जिद में परिवर्तित किया गया है। आप इससे पहले की क्लास में देख चुके थे इसको। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय देखा जाए तो नालंदा जिला बिहार में है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिला में था। तो इसको नष्ट करने का कार्य इसी के कमांडर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था, एवं में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण पाल वंशीय शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। मृत्यु चौगान खेलती हुई 1210 ईस्वी में हो गई थी और ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन
इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी और सत्ता अपने हाथ में ले लिया था। इसको इल्तुतमिश में फिर आगे आप देखिएगा इसको। और ये कहा जाता है कि वह चौगान का प्रेमी था, यानी पोलो खेलता था, और पोलो के जो स्टिक होते वही आंख में लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये ध्यान में रखिएगा। और 1211 में इल्तुतमिश ने आगे सत्ता संभाली। अब देखिए कुतुब मीनार के बारे में, जिसको शमसी मीनार भी कहा जाता है। इसको विक्ट्री टावर यानी विजय स्तंभ के रूप में जानी जाती है। यह उत्तर भारत का देखा जाए तो सबसे बड़ा टावर माना जाता है इसको। तो ऐबक के समय केवल पहली मंजिल बनी थी, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसमें सिर्फ पहली मंजिल का निर्माण करवाया था, और इल्तुतमिश में इसने ऊंचा करवा दिया था। यानी 1234 में इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया और 4 मंजिल बना दिया था। इन 4 मंजिल तक इल्तुतमिश के समय था, यानी 1234 तक यह 4 मंजिल था। और फिरोज शाह तुगलक के समय मीनार पर बिजली गिरने से 4th स्टोरेज जो था इन मंजिल नष्ट हो गया, और फिरोज ने इस पर 2 छोटी मंजिल का निर्माण कर दिया। अब इसमें 5 मंजिल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, बढ़कर 234 फीट हो गई। तो इस प्रकार आप कुतुबुद्दीन ऐबक और उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किए। कल हम इल्तुतमिश को देखेंगे और उसकी कुछ प्रशासनिक सुधार देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।